हेलो, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बताएंगे कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जिसमें जो फीटस होता है, जो भ्रूण होता है, वो जब गर्भ के अंदर होता है तो उसे क्या क्या नाम दिया जाता है। तो जनरली आप ऐसे समझिए, जब एक मेल गैमिट दूसरे फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज कर जाता है तो फ्यूजन की यह क्रिया जो होती है, निषेचन की यह क्रिया फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन कहलाती है, जिसके पश्चात जाइगोट 2n का फॉर्मेशन हो जाता है। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट बनने के बाद 8 सप्ताह तक, जाइगोट बनने के बाद 8 सप्ताह तक, 8 वीक तक इसे हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियो। तो जाइगोट बनने के बाद 8 सप्ताह तक की जो कंडीशन होती है, इसे नाम क्या दे दिया जाएगा, 8 वीक तक एम्ब्रियो कहा जाएगा। उसके बाद एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो एम्ब्रियो के बनने के बाद 8वें सप्ताह के बाद 9 महीने के पहले, आफ्टर 8 वीक एंड 9th मंथ बिफोर, इसे नाम दिया जाएगा फीटस। क्या बोलेंगे, इसे फीटस कहेंगे। तो 9 महीने तक, 8 सप्ताह के बाद और 9 महीने तक इसे नाम दे दिया जाएगा फीटस। और जन्म के बाद, डिलीवरी के बाद इसे 4 सप्ताह तक, 4 वीक्स तक इसे नाम क्या दे दिया जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे इन्फेंट। क्या बोलेंगे, इन्फेंट कहेंगे। और इसके ठीक 4 सप्ताह के बाद अर्थात 1 महीने के बाद, बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद, तब इसे नाम दिया जाएगा बेबी। और उसके बाद हम लोग नामकरण करेंगे, जो भी चिंकी पिंकी चिंटू पिंटू जो भी नाम रखना होता है वो बाद में रखते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने आपको बताया कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद उसे 8 सप्ताह तक नाम दिया जाएगा एम्ब्रियो। 8 सप्ताह के बाद उसे नाम दिया जाएगा फीटस, और जन्म के बाद बच्चे को नाम दिया जाएगा इन्फेंट, और उसके 4 सप्ताह के बाद तब उसका नाम पड़ेगा बेबी। ये सारे मेडिकल टर्म हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो निषेचन की क्रिया के बाद जो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है, उसके चारों तरफ कुछ इस तरह से अंगुली नुमा संरचनाएं बन जाती हैं, विलाई नुमा, विलस नुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिसे जरायु अंकुरक कोरियानिक विलाई कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो गर्भाशय होता है उसके ऊतक से एम्ब्रियो को जोड़ने में सहायता करता है खास रूप से। तो यहाँ पे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से, ये रसांकुर के द्वारा ये चारों तरफ से गर्भाशय की वाल से ये पूरी तरह से अटैच कर जाता है, जुड़ जाता है। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मातृ कोशिका होती है, जो गर्भाशयी ऊतक होता है, वो गर्भाशयी ऊतक क्या करता है, एक तरह से माँ के रक्त के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके द्वारा भोजन किया जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ही वो इसी अंगुलीनुमा संरचना के माध्यम से वो क्या करते हैं, जो गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है उसका पालन पोषण करने का काम करता है। अभी नॉर्मली इसमें क्या होता है कि खास रूप से जो बच्चे के अंदर जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में जो एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है, उसे अपरा प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे का पूरी तरह से पालन पोषण हो पाता है। तो आप इस फिगर में ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये वाला इसकी नाभि से लगा हुआ भाग जो है, यही इसका प्लेसेंटा है। यही इसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मतलब जो भी है मिनरल, वाटर, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो एक ह्यूमन बीइंग को चाहिए, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, वो सारे के सारे पोषक तत्वों को प्रोवाइड करने का काम ये प्लेसेंटा के माध्यम से ही हो पाता है। तो नॉर्मली फिर क्या होगा, प्लेसेंटा। अभी अपरा का जो मुख्य काम होगा, ये क्या करेगा, भ्रूण को ऑक्सीजन, पोषण और कार्बन डाइऑक्साइड इन सभी की आपूर्ति करेगा। साथ ही जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उनको शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु अम्बलिकल कार्ड के द्वारा ये क्या होता है, जुड़ा होता है। ओके, और फिर उसके बाद इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भ्रूण है वो सभी तरह के पदार्थों को अंदर ले जाता है और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर करने का भी काम करता है। साथ ही इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो एक फीमेल होती है,
फीमेल के अंदर जो अपरा होता है, प्लेसेंटा होती है, उसमें कई तरह के हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। तो अपरा से अंतःस्रावी ऊतक इसके अंदर पाए जाते हैं, जिससे अनेकों तरह के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें खास रूप से एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिक, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, या फिर इसी को शार्ट में हम कहते हैं HCG हार्मोन। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, ये HCG हार्मोन जो होता है, ये क्या करेगा, एक तरह से भ्रूण के अंदर पूरी तरह से उसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही मानव अपरा लैक्टोज, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोज, HPL हार्मोन का सिक्रीशन होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन होते हैं, इन सब का उत्पादन प्रेगनेंसी के टाइम पे होने लगता है। सगर्भता के उत्तरार्ध अर्थात इसी अवधि के समय रिलैक्सिन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो गर्भाशय की दीवार होती है उसे एक तरह से रिलैक्स करता है, उसे लचीला बनाता है, जिससे आसानी से भ्रूण का विकास उसके अंदर हो पाता है। साथ ही अभी यहाँ पे क्या होता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन उसे भ्रूण को पूरी तरह से उसके अनुकूल बनाएगा। HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल उसी टाइम पे स्रावित होंगे जब वो प्रेगनेंसी वाली स्टेज में होगी, अर्थात सगर्भता की स्थिति में ही HCG हार्मोन, HPL हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव खास रूप से होता है। इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एस्ट्रोजन हुआ, प्रोजेस्टेरॉन हुआ और कार्टिसोल हुआ, प्रोलैक्टिन हुआ, थायरॉक्सिन हुआ, इन सब का भी लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे, सगर्भता के टाइम पे थोड़ा बढ़ जाता है। थोड़ा क्या, काफ़ी मात्रा में ये इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इनके सिक्रीशन का स्तर बढ़ जाता है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि भ्रूण को पूरी तरह से विकसित करने के लिए सभी तरह के हार्मोन्स की उसको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। इन हार्मोन्स के उत्पादन में बढ़ोतरी होना ही भ्रूण वृद्धि, माता में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन आदि क्रियाओं का संकेत होता है, अर्थात सगर्भता को आसानी से बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इन हार्मोन्स में किसी भी तरह का कोई इम्बैलेंस हो जाता है तो उससे बेबी जन्म से पहले ही एबॉर्ट हो जाता है, अर्थात उसका गर्भपात हो जाता है। ऐसे कई सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आती हैं। अंतरोपण के तुरंत बाद अंतरकोशिका अर्थात भ्रूण जो होता है वह बाह्य त्वचा एक्टोडर्म नामक एक बाहरी परत से लगा होता है, जिसे अंतस्तोता एंडोडर्म नामक एक भीतरी परत से जुड़ा होगा। तो इसमें बाह्य त्वचा और ये अंतस्तोचा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, भ्रूण में दो अस्तर होती है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इस बाह्य त्वचा और अंत त्वचा के बीच में एक दूसरा लेयर भी होती है जिसे मध्य जनन स्तर मेसोडर्म कहते हैं। तो भ्रूण में बेसिकली ये तीन लेयर होती है, जिसमें एक्टोडर्म लेयर, बाह्य त्वचा, एंडोडर्म लेयर, अंतस्त्वचा और मध्य जनन स्तर मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीन जो है भ्रूण के स्तर होते हैं। इसे आप याद रखिएगा, कई तरह के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ये पूछा भी जाता है। और जो शरीर के विभिन्न तरह के अंगों का निर्माण होता है, ये इन्हीं तीन भ्रूण के स्तरों के द्वारा ही संपन्न होता है। साथ ही ये तीनों स्तर वयस्कों में सभी तरह के अंगों और ऊतकों के निर्माण के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना अति आवश्यक है कि कोशिकाओं का जो अंतर समूह होता है उसमें एक विशेष तरह की कोशिका होती है। भ्रूण के अंदर एक विशेष तरह की कोशिका होती है जिसे हम नाम देते हैं स्टेम कोशिका, स्टेम सेल्स। अब ये स्टेम कोशिका क्या होती हैं, ये थोड़ा स्पेसिफिक टाइप की सेल होती हैं जिसमें सभी तरह के जनन अंगों का निर्माण करना या फिर शरीर के दूसरे अंगों का निर्माण करना, शरीर की सभी तरह की उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल करना, मतलब मानव शरीर के अंदर जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो सारे क्रियाकलापों के लिए ये स्टेम कोशिकाएं काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। साथ ही स्टेम कोशिकाओं में शरीर के अंगों के निर्माण करने की क्षमता होती है, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी तरह के अंगों का और ऊतकों का निर्माण कर सकते हैं। मानव में जो सगर्भता की अवधि होती है वो 9 महीने तक होती है। बाकी दूसरे जानवरों में अलग अलग तरह के जो कार्डेट्स होते हैं उनमें अलग अलग तरह का प्रेगनेंसी पीरियड होता है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, सगर्भता के बाद जो भ्रूण होता है उसमें सबसे पहले जो अंग का निर्माण होता है तो उसमें हृदय का निर्माण होता है। तो हृदय एक ऐसा अंग है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे पहले बनता है, और यही कारण है कि अगर हमें भ्रूण के का पहला संकेत जानना होता है तो हम स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में आला कहते हैं, उसके माध्यम से हम लोग बेबी के धड़कनों का पता कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि भ्रूण पूरी तरह से सेफ है, अदरवाइज नहीं। सगर्भता का जो दूसरा माह होता है उसके अंत तक भ्रूण के अंदर पाद और अंगुलियां विकसित होने लगती हैं, अर्थात उसके पैरों का निर्माण और उसकी अंगुलियों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। साथ ही 12वें सप्ताह अर्थात जो पहली तिमाही होती है, मतलब तिमाही का मतलब हुआ जब 3 महीना हो जाता है पूरी तरह से, तो उसके अंत तक लगभग सभी तरह के प्रमुख अंग तंत्रों का विकास भ्रूण के अंदर हो चुका होता है। तो सभी तरह के जो प्रमुख अंग होते हैं उसमें खास रूप से जैसे पैर हुए, जननांग हुए, इन सब का विकास लगभग हो चुका होता है। गर्भावस्था के 5वें माह में, तो 5वें महीने तक लगभग गर्भ के अंदर गतिशीलता और सिर में खास रूप से जैसे बालों का निर्माण, सिर का निर्माण, बालों में सिर में बालों का उगना, ये सारी प्रक्रियाएं देखी जा सकती हैं। और 24वें सप्ताह के अंत तक अर्थात दूसरी तिमाही जो होती है, दूसरी तिमाही अर्थात 6 महीने जब पूरे भ्रूण को हो जाते हैं तो उस टाइम पे पूरे शरीर पे कोमल बाल लगभग पूरे शरीर के ऊपर निकल आते हैं। साथ ही आँखों की पलकें अलग अलग होने शुरू हो जाती हैं। और इसी टाइम पे अगर आप देखेंगे तो भ्रूण के अंदर जैसे आँखों की पलकें और उसमें बरौनियों का निर्माण, और यहाँ तक कि जब 9 माह हो जाएगा पूरी तरह से, भ्रूण को 9 महीने हो जाएंगे, तब ये पूरी तरह से भ्रूण विकसित हो चुका होता है और प्रसव के लिए अर्थात डिलीवरी के लिए पूरी तरह से ये रेडी हो चुका होता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और उसके डिलीवरी के बाद फीमेल के अंदर किन कारणों से प्रसव और दुग्ध स्रावण होता है और ये बच्चे के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।